अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट की थी और उस पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कर लिया था, जिसमें डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। ये सब का सब हमने किया था। अब थोड़ा सा मैं एक चीज एक्स्ट्रा में आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज को याद रखें। सीधा सीधा पूछते हैं कि एक्सपेंशन में क्या होगा, कंप्रेशन में क्या होगा। क्योंकि जैसे अगर हम आइसोबारिक पे, आइसोकोरिक पे, आइसोथर्मल पे, एडियाबैटिक कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन पे एक्सपेंशन करते हैं या कंप्रेशन करते हैं, तो उस केस में वॉल्यूम चेंज पर क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर जो आपका प्रेशर उस पे क्या असर पड़ेगा, एंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा, ये सारा का सारा मैं आज आपको लिखवा देता हूं। आप इसको याद रखना, ठीक है? क्योंकि ये सीधा सीधा जो है ना एमयू में पूछते हैं कि भाई बताइए कि आपको कि उसमें अगर एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं पूछते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए लाइक हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे कि मैं कहूंगा आइसोकोरिक और आपको मैंने बताया था कि आइसोकोरिक में क्या होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो V2 माइनस V1 इजिकल्स टू V, और वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब उस केस में आइसोकोरिक के भी दो केस अब हमारे बन के आएंगे। एक बनेगा हमारे पास एक्सपेंशन का, कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा होगा, एक्सपेंशन यानी कि आइसोकोरिक कंडीशन में एक्सपेंशन हो रहा होगा और कंप्रेशन हो रहा होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको नंबर वन चीज तो यह है कि डेल्टा V की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इसमें भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अब दूसरा हमारे पास ये है प्रेशर। अब जब एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। कंप्रेशन होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर। एक्सपेंशन में जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। ऐसे इसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन हमारा क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी हमारा जीरो है, तो जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्यों? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं, तो ये भी हमारे पास, ये हमारा रहेगा पॉजिटिव, ये भी हमारा रहेगा निगेटिव इस केस में। ऐसे हमारे पास आता है फिर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। डेल्टा यू की बात करें तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे हमारे पास है एंथैल्पी। एंथैल्पी भी इसके साथ साथ हमारी इंक्रीज होगी, और एंट्रोपी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच भी हमारा डिक्रीज होगा, और डेल्टा एस भी हमारा डिक्रीज होगा। ये होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी हम लेंगे अभी, ये एंट्रोपी होती है, ठीक है। एंट्रोपी अभी हमने ली नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। ये थर्मोडायनेमिक टर्म है, सीधा सीधा एबी पूछता है कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो उसमें इस तरह से नहीं देंगे, ऐसे देंगे। मान लीजिए अगर आइसोकोरिक है तो आपको देंगे कि डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस स्मॉलर देन जीरो, इस तरह से, और आपका डेल्टा एच हायर देन जीरो, या आपका इस तरह से देंगे। ऑप्शन एक ए ये देंगे, एक ऑप्शन ए बी ऐसे देंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा हमारा ठीक होगा, ठीक है ना, ये वाले। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होगा कि उसमें डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है उसके अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर से यहाँ पे रहेगा एक्सपेंशन
और यहां पे रहेगा कंप्रेशन। यहां पे देखो वॉल्यूम चेंज तो हमारा एक्सपेंशन होगा तो इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम चेंज यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर जीरो रहेगा, चेंज इन प्रेशर यहां पे भी जीरो रहेगा, क्योंकि हम यहां पे मेन फंडा हमारा यही है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा होगा। तो एक्सपेंशन का मतलब होगा वर्क ऑन सिस्टम, सॉरी वर्क बाय सिस्टम, और वर्क बाय जब सिस्टम होता है तो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है उस केस में। और क्यू क्या रहेगा, हीट हम उसको देंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, इंटरनल एनर्जी भी हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। एंथैल्पी भी हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और एंट्रोपी भी क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव रहेगी। ये रहेगा, ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब देख लो इधर को, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। यहां पे वर्क डन, अब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है वर्क डन ऑन सिस्टम। अब क्यू क्या है, ये हो जाएगा निगेटिव, और डेल्टा ई या यू, ये हम इसको ना ई को यू भी बोल देते हैं, यू और ई हमारा एक ही होता है, तो ये हमारा रहेगा निगेटिव, क्योंकि हीट जब रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर भी हमारा कम हो रहा होगा, इस वजह से हमारी क्या है, एंट्रोपी भी क्या, सॉरी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होगी, एंथैल्पी भी हमारी निगेटिव हो जाएगी, और एंट्रोपी भी हमारी निगेटिव हो जाएगी। इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। अगला करते हैं, अगला हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, इसमें जीरो रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, जीरो रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये रहेगा एक्सपेंशन, और ये रहेगा कंप्रेशन। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो डेल्टा पी तो हमारा रहेगा पॉजिटिव, डेल्टा पी हमारा रहेगा नेगेटिव, क्योंकि एक्सपेंशन में प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे, ये नहीं, यहाँ पे ना आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के केस में जब टेम्परेचर चेंज जीरो होगा, तो आप जब किसी भी सिस्टम को उसको इंक्रीज एक्सपेंड करेंगे तो टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उसमें। टेम्परेचर क्या है, चेंज नहीं रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एक्सपेंड अगर हम कर रहे होंगे तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। पिछले दो केस में जो प्रेशर चेंज था यहाँ पे था, एक में था जीरो और एक में था पॉजिटिव, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो तो आपको पता है जीरो हो ही जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा आपका, ये होगा निगेटिव। क्यों रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि हम उसको हीट दे रहे हैं। जब हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। यानी कि अगर एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हर पॉइंट पर क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखना कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज जीरो तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होगी, और एंट्रोपी एंथैल्पी चेंज भी हमारा जीरो होगा, लेकिन एंट्रोपी चेंज हमारा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये कभी भी जीरो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि हम उसको लगातार हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, यानी कि जीरो नहीं है। जीरो का मतलब है कि इनिशियल और जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारा, उसका जो डिफरेंस है वो जीरो है, टेम्परेचर जीरो नहीं है। भाई आइसोथर्मल का मतलब ये है, मान लीजिए कोई सिस्टम आपके पास है और एक कंडीशन है T1 और एक कंडीशन है T2। तो T1 जो कंडीशन है इस केस में क्या है, इस केस में इसका टेम्परेचर 300 केल्विन।
अब T2 कंडीशन पे क्या आया कि वो हो गया 300 केल्विन हो गया, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होगा 300 माइनस 300 इज इक्वल टू 0, हो गया नहीं हो गया 0। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा 0 है, टेम्परेचर उस जो सिस्टम में उसका 0 नहीं होगा, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा और वर्क डन जो रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे Q हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी, डेल्टा U क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डेल्टा H क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डेल्टा S क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। कंप्रेशन में हम क्या करेंगे इसको निगेटिव नहीं, एक थोड़ा सा कंप्रेशन में क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि जब मॉलिक्यूल जब हम कंप्रेस कर रहे होंगे तो क्या होगा मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, यानी कि जो है एंट्रोपी क्या है, जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर जाने की बजाय क्या आएंगे पास आएंगे, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंट्रोपी चेंज क्या है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे एडियाबेटिक की, लास्ट है वाला एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है Q हमारा 0 होता है Q क्या होता है 0 हो जाता है हमारा। एक्सपेंशन और ये हो जाएगा कंप्रेशन। तो अगेन अगर मैं देखूं इसमें कि डेल्टा V क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा P ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा T ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एडियाबेटिक है इसलिए। Q क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, डेल्टा E क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा माइनस यानी कि निगेटिव, और अल्हम्दुलिल्लाह डेल्टा H हो जाएगा निगेटिव और डेल्टा एंट्रोपी चेंज हो जाएगा 0। देखो अगर आप देखेंगे तो ये चीजें हो रही थी हमारी पॉजिटिव जब ये 0 नहीं था, क्योंकि इसी से हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब ये 0 हो गया तो एक्सपेंड होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, उसकी वजह से ये भी हमारी चीजें डिक्रीज हो जाएगी। एक्सपेंशन के कंप्रेशन केस में डेल्टा भी हमारा हो जाएगा निगेटिव और डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा टी हमारे पास निगेटिव हो जाएगा, Q हमारे पास 0 हो जाएगा, डेल्टा E हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा H हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा S क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये चीजें रहेंगी हमारी, ठीक है। देख लो ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको लिखवाया, क्योंकि एमयू सीधा इस पे जो है क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज को मैं लिखवा दूं। अब मैं आता हूं काम की चीज पे, और काम की चीज ये है कि अब हमको पढ़ना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो सीधा क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि विच वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड विच वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब जो सिस्टम के मास या उसके साइज पर डिपेंड कर रही होती है, यानी अमाउंट पे या उसके साइज पे डिपेंड कर रही होती है, और इंटेंसिव वो होती है जो साइज पे या मास पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, ठीक है। वही चीज है, जरा इस चीज को देखो। मैं कहूंगा कि हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास एक बॉक्स है, एक रूम है या एक बॉक्स है। अब मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम, इस सबका जो वॉल्यूम V है, इस रूम का जो है टेम्परेचर T है और इस रूम का प्रेशर क्या है P है, रिमेंबर दिस। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसमें एक पार्टीशन लगा दिया, मैंने एक कमरे के 2 कमरे मैंने कर दिए। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या चीज चेंज हुई होगी।
मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कमरे का जो टेम्परेचर होगा, इसका जो होगा टेम्परेचर, दोनों का सेम होगा अलग अलग होगा? आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में अगर आप बीच में दीवार खड़ी कर दो, ठीक है, बीच में, तो उस दीवार के उस ओर का टेम्परेचर और जहां आप बैठे हो इस ओर का जो है टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो ये होता कि एक जगह 30 होता, एक जगह 28 होता, एक जगह 26 होता, ऐसा होता। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ऐसे ही अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो जितना प्रेशर यहां होगा इतना ही प्रेशर यहां होता है, यानी कि 1 atm इधर है तो 1 atm इधर भी हो, ठीक है ना। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करें तो देखो वॉल्यूम यहाँ पे आपका आधा हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? ये हो गया V1 और ये हो गया V2, ऐसे करके मान लो। या अगर इसको ऐसे ना मान के तो आप मान सकते हो कि ये हमारा V/2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? V/2 हो गया, इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से एहसास हो गया होगा कुछ चीज अमाउंट या साइज पर डिपेंड कर रही हैं और कुछ चीजें साइज पर अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही। तो जो चीजें डिपेंड करती हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो डिपेंड नहीं करती उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे देखो, अब हेडिंग डाले हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें अगर हम लिखें, मैं कहूंगा कि n extensive property is a property whose value depends on the quantity or size of matter present in the system। ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूंगा तो मास, जैसे चीनी लाए आप 1 किलो, अब आपने उसको 2 पार्ट में कर दिया तो आधा आधा किलो हो जाएगी, यानी कि मास जो है उसके अमाउंट उसके साइज पर डिपेंड कर रहा है ना। ये होगा नहीं होगा। ऐसे हमारे पास वॉल्यूम, जो अभी अभी हमने देखा, वॉल्यूम क्या हो गया? आधा आधा हो गया। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास है एंथैल्पी, एंथैल्पी भी डिपेंड कर रही होती है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आती है हमारे पास अगला, इसको आप देख लो, ये होती है, अब आती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देख लो इसको कि दोज प्रॉपर्टीज which do not depend on the quantity or size of matter present are known as intensive properties। ठीक है, जो डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डू नॉट डिपेंड, जो डिपेंड नहीं करती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूंगा टेम्परेचर, क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या हमारे पास हो जाएगा? अगर मैं कहूंगा कि 1 मिनट, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी
ओके, ये जो चीजें होती है ये आपकी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सेट्रा इस तरह की जो होती है। अब ऐसी एक चीज और अगर मैं कहूंगा जो मोलर प्रॉपर्टी होती है, आप मोलर प्रॉपर्टी इज व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर मैं मोलर लगा दूं, जैसे कि मैं कहूं ये वाला है हीट कैपेसिटी। अभी जो हीट कैपेसिटी है ये 3 टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, वो वाली सॉरी यहाँ पे अच्छी एक्सटेंसिव है, सॉरी मुझे लगा कुछ नहीं, बल्कि ये 3 टाइप की होती है, मैंने वैसे लिया था एग्जाम्पल, चलो खैर। तो यहाँ पे अगर मैं किसी वर्ड में मोलर लगा दूं तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी एक्सटेंसिव हो जाएगी। यानी कि एक होता है मोलर वॉल्यूम, क्या एक होता है वॉल्यूम और एक होता है मोलर वॉल्यूम। तो जो मोलर वॉल्यूम होता है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, अगर सिंपल सा वॉल्यूम है तो इसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और अगर हमारे पास Vm है यानी कि मोलर वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं, इस चीज को आप देख रहे हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। देखो जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी, इसको हम शो करते हैं C से, हीट कैपेसिटी। तो ये 3 होती हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपल यानी कि हीट कैपेसिटी, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि किसी भी क्या मतलब कि अगर कोई हमारे पास सिस्टम है, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो उसके 1 ग्राम में कितना टेम्परेचर राइज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो सीधा सीधा क्या है कि मैं इसमें इसकी जो है डेफिनेशन ना लिख करके सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लिख दूं, तो C इजिकल्स टू होता है Q अपॉन डेल्टा T। ये होता है C इजिकल्स टू Q अपॉन डेल्टा T, इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। अगर मैं बोलूं कि हीट, या अभी रुको, अभी नहीं कर रहे हम, मैं कहूंगा ये हो जाएगा। यहाँ पे Q क्या है, Q होता है हमारे पास हीट एब्जॉर्ब, ओके, और ये होता है हमारे पास डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और C क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q इजिकल्स टू C डेल्टा T, ये चीज होती है, ओके। ऐसे हमारे पास दूसरी आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको बोलते हैं CS, C कैपिटल में और उसके बेस में S होता है। तो ये क्या होता है कि जब किसी 1 ग्राम अमाउंट का टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोई मास है, उसका 1 ग्राम अमाउंट का टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। ये होता है। तो अगर मैं कहूं तो C हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इसी को लूंगा हमारे पास MCS, एक मिनट, इसको मैं ऐसे ना लिख करके किस तरह से लिख दूं मैं आपके लिए, हाँ, C इजिकल्स टू हमारे पास है Q अपॉन डेल्टा T और इंटू M, ये है। M क्या है, M इज द मास, M क्या है हमारे पास, मास है। तो अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा C है या नहीं है। तो अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट अगर हाँ हमारा C है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि Q इजिकल्स टू MC डेल्टा T। एक ये भी हमारा हो जाएगा, जहां पे किसी 1 ग्राम टेम्परेचर, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर इंक्रीज करना अगर हमको करना होगा तो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका इतना रोल नहीं होता वैसे, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो इसका होता है, तीसरा वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर
हीट कैपेसिटी। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं Cn, यानी किसी भी चीज का एक मोल पे किसी का भी एक मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन डेल्टा T इंटू N। यहाँ पर जैसे ये M लगाया ना, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल में ठीक से लिख दूं मैं इसको, कि हमारे पास C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन डेल्टा T इंटू M। ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि Cm है, यानी कि Cm इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन M। इस तरह से ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम जब करते, अब ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा Cn n, अगर मैं इसको n कर दूं तो n, ये हो जाएगा C अपॉन n, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास इस सबका जो फॉर्मूला रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, ये होगा हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो टू टाइप की होती है। हीट कैपेसिटी, यानी कि अगर मैं इसको हीट कैपेसिटी भी बोल सकता हूँ, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। रिमेंबर दिस पॉइंट के जो हीट कैपेसिटी होती है, ये वाली जो हीट कैपेसिटी होती है वो दो होती हैं, कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसको हम बोलते हैं CV। रिमेंबर दिस, C बड़ा और V जो है उसके बेस में होता है। ऐसे बोलूंगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है CP। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक होता है CV और एक होता है हमारे पास CP, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इस चीज को मैं देखूं तो मैं करूंगा Q इज इक्वल टू C डेल्टा T होता है, सबका ऐसे ही रहेगा। मैं आपको एक बात बोल दूं कि चाहे मोलर हीट कैपेसिटी हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, तीनों के लिए जो फॉर्मूला होगा सेम होगा। जैसे Q इज इक्वल टू C डेल्टा T होता है, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू CS डेल्टा T स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और Q इज इक्वल टू हमारे पास CN डेल्टा T, सबके लिए ऐसे ही रहेगा। इसमें हमको क्या है, मोल से मल्टीप्लाई करनी होती है, बस इतना करना होता है। कि यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, एक मिनट के लिए मैं इसको ना थोड़ा सा और एलेबोरेट किए देता हूँ, कि यहाँ पे आप कर दें MC डेल्टा T और यहाँ कर दें NC डेल्टा T, ठीक है। और बाद में इसी को आप क्या बोल दें, CM बोल दें, यानी कि हमारे पास CM है, यहाँ पे CS है, या CN और आपका CS है, तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो सारा का सारा जो फॉर्मूला रहेगा सेम रहेगा, बस इतना है, C की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। अगर मोलर बोल रहा है तो मोल से हमको डील करना होगा मोल से, अगर स्पेसिफिक बोल रहा है तो स्पेसिफिक में हमको डील करना होगा उसके मास से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये है हमारे पास, तो ये वाला इससे जो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा QV CV डेल्टा T, ये रहेगा। अब जो QV है एट कांस्टेंट, चूंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV होता है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। QV इज इक्वल टू डेल्टा U, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T। डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा QP CP डेल्टा T, ये आ जाएगा। चूंकि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो जो हमारे पास QP होता है वो डेल्टा H के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे आपको डेल्टा U दिख जाए, इसका मतलब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और डेल्टा H कहीं दिख जाए तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा H की हम कर रहे हैं बात, ठीक, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो डेल्टा H हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास CP डेल्टा T, इस तरह से रहेगा, ये चीजें हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना जी। अब हम देखते हैं रिलेशन इन CP एंड CV, रिलेशन बिटवीन
Cp एंड Cv, देखो Cp एंड Cv Cp एंड Cv के बीच में जो रिलेशन होता है, चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, और आपको पता है कि अगर मैं इसको डेल्टा N, या मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दूं कि डेल्टा NRT, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। तो इस NRT की जगह अगर हम PV लिख दें तब भी हमारे लिए एक ही चीज होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं N की वैल्यू 1 बोल दूं तो ये वाला जो टर्म है हाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, सॉरी ये नहीं बल्कि ये जो N है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, एक ही हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से होगा नहीं होगा। अब देखो जो डेल्टा H होता है ये क्या होता है, Cp डेल्टा T इज इक्वल टू C डेल्टा U प्लस ये रहेगा, तो ये हो जाएगा Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, ये हो जाएगा। यहां पे भी डेल्टा T, यहां पे भी डेल्टा T, यहां पे भी डेल्टा T, इनको कैंसिल कर दो तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, ये होगा, यानी कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये रहेगा। और R क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ये चीजें होती है हमारे पास। ओके, अब थोड़ा सा हम थर्मो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, या एक आधा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक आधा न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6.5, अच्छा ये तो हो गया था कल शायद, ये तो हो गया है कल, हो गया। खैर अभी नहीं ले रहे, अब हम थोड़ा सा थर्मो केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं। और पहली रिएक्शन हमारे पास टॉपिक है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन एंथैल्पी भी इसको बोलते हैं। सीधा सीधा हम फॉर्मूला लिखेंगे और कुछ नहीं। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन ये होगा। तो इसमें जो हमारे पास सीधा सीधा जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे जो इसका सिंबल होगा डेल्टा RH होगा। तो डेल्टा RH हमारे पास क्या रहेगा, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जैसे A प्लस B एरो C प्लस D ये है, और इससे जो हमको मिला है डेल्टा RH हमको मिला है, ये हमको मिला है। तो ये होता है हमारे रिएक्टेंट, ये होते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा RH इज इक्वल टू समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ, ठीक है, ये होगा हमारे पास डेल्टा RH ऑफ प्रोडक्ट प्लस सॉरी माइनस समेशन ऑफ डेल्टा RH ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होंगे उनके होंगे। मतलब ये होगा कि आपको जो भी है, मान लीजिए अगर मैं कहूंगा कि अगर हमको ये जो है ये दिया हुआ है हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसका हम लिखेंगे कि डेल्टा सॉरी अगर मैं इसका लिखूंगा तो C स्मॉल c, ये होता है आपका स्टिक्योमेट्री। जो भी स्टिक्योमेट्री होगा, जो भी नंबर होगा वो इसके इनटू में आएगा, ठीक है। डेल्टा RH C का प्लस D डेल्टा RH D का, ये हो जाएगा माइनस ऐसे करके। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे A इंटू डेल्टा RH ऑफ A प्लस B इंटू डेल्टा RH ऑफ B, ये रहेगा इस तरह से होगा। मैंने ये आपको दिखाया है, डेल्टा RH रहेगा इस तरह से। मैं अगर एग्जाम्पल लूं तो हमारे पास जैसे कि हमारे पास इसका ट्राई करना CH4 है
और आपका 2O2 है, तो इससे हमारा क्या बनना है, CO2 बनेगा और आपका हमारा पास बनेगा 2H2O बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी दी हुई, मान ली इसकी दी हुई x किलो जूल पर मोल, इसकी दी है y किलो जूल पर मोल, इसकी दी हुई है 1 किलो जूल पर मोल, इसकी दी हुई है b किलो जूल पर मोल, ऐसे करके दी हुई है, ऐसे करके हमने मान ली दी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, ये जो चीज मैं लिखवा रहा हूं आगे तक के लिए आएगी काम में, इस वजह से मैं जरा इसको मैं लिखवा रहा हूं कि आप किसी के भी अगर सबके लिए जो मोस्ट ऑफ द केस में जो फॉर्मूला हमारा काम में आएगा ये आएगा, तो उसमें किसी भी चीज को अगर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। तो डेल्टा RH क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट का, तो ये हो जाएगा, ये रहेगा आपका स्टिकियोमेट्री, हमने मान लिया इसका 1 है, इसका क्या है 1, तो 1 इंटू ए मतलब कोई एक वैल्यू है जो किलो जूल में, यानी कि आपका ये जो C है ये हमारा स्टिकियोमेट्री है और ये कोई वैल्यू है हमारी यहाँ पे है, प्लस स्टिकियोमेट्री इसका 2 है, 2 इंटू बी, ओके ये रहेगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स किलो जूल प्लस 2 इंटू वाई किलो जूल, ये रहेगा। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला रख करके वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, वैल्यू रख करके कैलकुलेट करना होगा। ओके, ये होती है हाँ हमारी चीजें। अब एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें जितनी भी इस एनसीईआरटी में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे करने बहुत इंपॉर्टेंट है, सब के सब आपको करने हैं। ऐसी अब हमारे पास अगली चीज है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो जो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो नेचर में अपने आप ही मिलता है, हमें उसको तैयार करना नहीं पड़ता, यानी कि उसको जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में हमको वो यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो होती है 0। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी, जैसे कि हमारे पास O2 है, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा FH नोट। नोट का मतलब होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड होता है, जो नोट होता है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे O2 है, जैसे O2 का है, तो O2 जो है अपने आप हमको एटमॉस्फेयर में मिलती है, हमें कहीं और से तैयार करनी नहीं पड़ती, बल्कि या एटमॉस्फेयर भी इसको तैयार नहीं करता है। तो इस केस में जो O2 के लिए रहेगा वो हमारे पास 0 रहेगा। ऐसे जैसे हमारे पास ब्रोमीन लिक्विड है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी 0 हो जाएगी। लेकिन ब्रोमीन अगर आपको सॉलिड में मिल जाए, ब्रोमीन आपको गैस में मिल जाए, तो इस केस में 0 नहीं होगी, क्योंकि जो हमको नेचर के अंदर मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है हमको। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ऐसे हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो सॉलिड फॉर्म में मिलने की वजह से ये क्या हो जाएगी, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 हो जाएगी। ऐसे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, ऐसे हमारे पास क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लोरीन गैस की 0 होगी, लेकिन अगर क्लोरीन हमारा लिक्विड फॉर्म में मिल जाए या सॉलिड फॉर्म में मिल जाए तो उसकी 0 नहीं होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ओके सारा हो गया। जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो मैं करा रहा हूं आपको सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, एक हम करा रहे हैं आपको हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। अब ये क्या चीज है, ये चीज होता है कि अगर आपको कोई कंपाउंड करना है, तो मान लीजिए आपको CO2 करनी है, या आपको CO करनी, कार्बन मोनोऑक्साइड करनी है, या आपको कार्बन डाइऑक्साइड करनी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार करने के बहुत सारे रास्ते, ठीक है। लेकिन फाइनल में आपको CO या CO2 ही मिलता है। मान लीजिए आपको CO करनी है, तो आपको CO ही जो है मिल रहा होता है। तो हैश लॉ ये बोलता है कि आप कितने भी स्टेप में जाएं,
आप अगर किसी कंपाउंड को दो रास्तों से करें, एक ऐसा रास्ता है जिसमें एक ही स्टेप में वो कंपाउंड हमको मिल रहा है, और एक दूसरा रास्ता यह है उसमें मल्टीपल स्टेप में वो कंपाउंड हमको मिल रहे हैं। तो जो सिंगल स्टेप में कंपाउंड मिलने में जो हीट हमारी कंजप्शन हो रहा है वो, और जो मल्टी स्टेप में जो हमारी हीट कंजप्शन हो रही है, उनका जो सम है जो सिंगल स्टेप में मिला है उसके इक्वल हो जाएगा, उसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूं इसको हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। समेशन मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपको क्या करना है कि आपको ए से बी फॉर्म करना है। ए से बी फॉर्म किया और आपकी इसके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा आर एच, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इस ए से बी को फॉर्म करने के अलग रास्ते और है कि हम आपको पहले सी बनाएंगे, तो इसमें है डेल्टा आर एच 1 लगेगा, फिर सी से आप डी बनाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आर एच 2 हो जाएगा, और फिर डी से ए आप बनाएंगे बी तो हो जाएगा डेल्टा आर एच 3 हो जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा आर एच है, जो हमारे पास डेल्टा आर एच है वो इक्वल होगा किसके, वो हो जाएगा डेल्टा आर एच 1 प्लस डेल्टा आर एच 2 प्लस डेल्टा आर एच 3, इसके इक्वल रहेगा। इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट हीट समेशन। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि कंसीडर करना है कि जैसे कि हमारे पास ये है एक कार्बन है, इसकी रिएक्शन हाफ O2 के साथ करेंगे तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और ये क्या हमारे पास ये है ग्रेफाइट है, रिमेंबर दिस। और इसमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमको नहीं मालूम कि कितना है, हमको ये चीज पता करनी है, ठीक है। अब इसको करने के दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि C प्लस O2 एरो CO2, ये हमको मिल रहा है। अब क्या है कि जो CO2 मिला है इसमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो हमारी है दिए माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब क्या है एक दूसरी है इसके अंदर के CO है ना, हाँ, तो CO प्लस हाफ O2 है, तो इससे बन रहा है CO2, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बन के। और इसमें जो डेल्टा आर एच हमारे पास बन के आ रहा है वो है मिल रहा है हमको माइनस 283.0 किलो जूल, माइनस 283.0 किलो जूल पर मोल, ये रहे इस तरह से। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, इसमें जो पहली वाली रिएक्शन है, यानी कि हमको अगर CO2 फॉर्म करना है तो CO2 जो फॉर्म हमको करना होगा, यानी कि अगर हमको क्या करना है, CO करना है फॉर्म, और CO हमारा यहाँ पे, तो जो सेकंड इक्वेशन को उल्टा कर दो, यानी कि ऑन रिवर्टिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अगर हम रिवर्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CO प्लस CO2 प्लस CO प्लस हाफ O2, और जो डेल्टा आर एच हमारे पास होगा वो हो जाएगा प्लस 283.0 किलो जूल पर मोल। साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन भी क्या होता है, चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो अगर हमारे पास C प्लस O2 है तो हमारे पास CO2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास CO2 है तो हमारे पास रहेगा CO प्लस हाफ O2, ठीक है। तो देखो CO2 से जाएगा CO2, हाफ O2 से जाएगा हाफ O2, तो C प्लस हाफ O2 और ये रहेगा CO, क्या रहेगा, ये हो जाएगा CO, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मैं इन दोनों के एंथैल्पी को जोड़ दूं तो हमारे पास रहेगी 393.5 किलो जूल पर मोल अपॉन ये रहेगा माइनस और ये रहेगा प्लस, हमारे पास 283.0 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास 5 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 9 में से एक ये आ जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा डेल्टा आर एच जो हमारे पास आ जाएगा वो 110 आ जाएगा इस तरह से। तो अगर आप इसको सीधा भी बनाएंगे तब भी आपका इतनी आएगा, और आपको इतने स्टेप में अगर आप बनाएंगे तब भी आपकी इतनी ही आएगी, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है ना। ये है, इसको बोलते हैं हेस लॉ ऑफ समेशन, ओके।
अब देखो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, सिर्फ इसमें इतना नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें करा रहा हूँ क्योंकि जो है आपकी एमयू में जो 25 क्वेश्चन तो आएंगे आपके, इसलिए। एक हमारे पास है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। बॉन्ड एंथैल्पी पच्चीस भी आएंगे, और अगर बीएससी नर्सिंग की करते हैं बात तो उसमें भी नहीं आएगा इतना, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है आपके हट चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे हैश लॉ पे तो आता ही है क्वेश्चन हमारा, और आपका एक है हमारे पास उस टॉपिक का नाम है लेटिस एंथैल्पी, उस पे आएगा, उसको मुझे कराना है। और एक आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कॉमन है, ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि इसमें जो है आपको रिएक्शन से जो आपके कंपोनेंट है उसकी वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू दी होगी, उसको आपको ऐड वेट करना होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अगर जैसे हमारे पास H2 है, H2 को अब मान लीजिए हमारे पास जैसे H2 है और H2 को आपने 2H में किया, तो आपने क्या किया, H और H को आपने इस बॉन्ड को तोड़ा है, तो इस बॉन्ड को तोड़ा है तो ये आपका एटमाइजेशन में भी इतनी होगा, और बॉन्ड एंथैल्पी उसको भी हम यही बोलते हैं यहाँ पे। तो दोनों के दोनों तो ये चीजें हमारी सेम रहेंगी। अब यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। तो एक बॉन्ड एंथैल्पी का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं कहूंगा कि ये जो बॉन्ड एंथैल्पी आपकी दो होती है। एक तो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये उस केस में यूज होती है जब एक ही बॉन्ड होता है। ऐसे आप मान लो कि सिर्फ हमारा एक ही बॉन्ड है या दो एटम के बीच में बॉन्ड है, आप ऐसे मान लो कि दो एटम के बीच में बॉन्ड, अब वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। फोर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फोर डायटोमिक मॉलिक्यूल, और मैं इसकी बात करूं इस वाले की, तो ये होता है आपका मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ये होता है पॉली एटॉमिक के लिए होता है, पॉली एटॉमिक के। कैसे, इसका मैं अगर एग्जांपल ले लूं तो जैसे हमारे पास H2 होता है, तो H2 को आपको H और H लिखेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी BE, एंथैल्पी BE, ठीक है। तो इस केस में जो रहेगी वो रहेगी 435.0 किलोजूल पर मोल, 435.0 किलोजूल पर मोल। रिमेंबर दिस कि आपको वैल्यू याद नहीं रखनी, मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूं, इसमें तो हमारा ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास जैसे हमारे पास CH4 है, तो आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अब जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको लगेगा कि सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, तो इसमें मीन हम क्या लेंगे। तो देखो जरा, आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो आपके पास ये बचा, ओके। इसकी जो एंथैल्पी आई हमारे पास, एक मिनट, ये आई हमारे पास मैं अगर कहूंगा तो डेल्टा H यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी इसकी जो आई वो आएगी आपकी 427 किलोजूल पर मोल, 427 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। ऐसी ही हमारे पास अगर हम कहें कि ये है कि अब H आपने इसको एक बॉन्ड और तोड़ दिया, तो हमारे पास जो डेल्टा H हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड रह गए, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा।
जब कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या है असर पड़ रहा होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 439, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 439 किलो जूल पर मोल, ये भी क्या रहेगा ऐसे आप मान लो। उसके बाद जब दो हमारे होंगे तो H और आपका H होगा, तो यहां से हमारे पास HC प्लस H होगा, तो हमारे पास जो ये रहेगा ये आ जाएगा हमारे पास 452 किलो जूल पर मोल। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन इसका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। ऐसे हमारे पास क्या CH है, तो CH में जब हमारा कार्बन और हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा तो डेल्टा H जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 347 किलो जूल पर मोल, ये रहे। अब इसकी मीन हमको निकालनी पड़ेगी। अब जरा देख लो, अगर मान लीजिए मुझे CH4 को तोड़ना होता तो हमको कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन मिलते, और इससे जो हमारे पास एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो हमको मिलती यहाँ पे, वो मिलती 1665। कितनी मिलती, 1665। इनका जो सम होता वो क्या मिलता, 1665 किलो जूल पर मोल, ये हमको मिल रहा होता। ठीक है, अब क्या है हमारे पास के, अब हम लेंगे इसकी मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन BE, बी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी। तो हमारे पास कितने बॉन्ड हमने तोड़े, 4, तो यानी कि टोटल, यानी कि सम ऑफ ऑल बॉन्ड एंथैल्पीज अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो बॉन्ड हमने तोड़े हैं उसको, यानी कि आपने सम तो हो जाएगा 1665। अब 4 बॉन्ड आपने तोड़े, 1 2 3 4, तो 4 ही आ जाएगा। तो इसकी जो एवरेज या मीन बॉन्ड एंथैल्पी आएगी वो आएगी 416 किलो जूल पर मोल, यानी कि जो एवरेज है एक बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी खर्च हुई होगी। एग्जैक्टली ये है इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप लिख लो, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला सबसे अलग है। सब में क्या होता है, हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा आता है बाद में, लेकिन इधर क्या आएगा कि जो हमारे पास डेल्टा RH रहेगा वो रहेगा समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिमेंबर दिस, रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये रहेगा। ठीक है जी, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए काफी इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लेटिस एंथैल्पी, और उसके बाद फिर हमको पढ़ना होगा सीधा स्पॉन्टेनिटी, मतलब ये हमारा अगला जो लेक्चर उसमें जो है क्लास में ये थर्मोडायनेमिक हमारा खत्म हो जाएगा।